तो अगर वयस्क स्त्री में हो जाता है तो क्या मासिक चक्र का अनियमित हो जाते हैं, मतलब मासिक चक्र जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्त्री के होते हैं वो उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो तो उससे गांठों में वृद्धि होती है। अब उसके कारण हार्मोन जो निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा, थायरॉक्सिन, है ना, और भी हार्मोन निकलता है बताऊंगा। तो जिससे थायराइड अतिक्रियता कहते हैं, मतलब ज़्यादा काम करना, अतिक्रियता। ठीक है, जो शरीर की कायिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जो शरीर के जो काम है, जो सोमेटिक वर्क है, जो काम है कार्य की, उसका प्रभाव पड़ेंगे ना। अब ग्रेव डिसीज़ क्या होती है, देखो ग्रेव डिसीज़ के बारे में, जिसको हम एक और नाम है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, जो कि क्या करवाती है, नेत्र गोलक जो हमारा, ये जो नेत्र गोलक है ये उभर जाते हैं ना, ये बाहर निकल आते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे एक तो ये हो गया, नेत्र गोलक बाहर निकल गया, और थायराइड ग्रंथियों का वही वृद्धि कर जाना, जिसको हमने क्या बोला अभी, एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर, या एक और है ग्रेव्स डिसीज़, है ना। अब थायराइड ग्लैंड एक और चीज़ का मैंने बताया था, हार्मोन निकालता है, एक प्रोटीन हार्मोन निकालता है जिसको कैल्सिटोनिन, थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन या कैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं, जो कि क्या करवाता है, कभी स्त्राव करवाता है, जो कि रक्त से बोन पर, है ना, रक्त से बोन पर क्या करवाता है, कैल्शियम की स्तर को चढ़ाता है। वह कैल्शियम कम करेगा ना रक्त में, अगर चढ़ाएगा तो उसको नियंत्रण करना, मतलब कि उसको चढ़ाना रक्त से किसके ऊपर, बोन्स के ऊपर। अब पैराथायरॉयड के ऊपर बात करते हैं। अब हम 5वें उसके ऊपर आ गए, थायराइड हो गया। पैराथायरॉयड कौन करेगा, देखो भाई, सबसे पहली बात कि ये पैराथायरॉयड जो होता है, थायराइड ग्लैंड के पीछे लगे रहते हैं, दो क्या रहते हैं, एक जोड़ी रहते हैं ना, दोनों उस पर, प्रत्येक थायराइड पर एक एक जोड़ी मिलते हैं, पैराथायरॉयड। अब ये थायराइड है, ये पैरेथ हार्मोन निकालते हैं, इसे पैरेथ हार्मोन या कॉलिफ हार्मोन कहते हैं, इसका स्राव करते हैं, जो कि क्या करेंगे, देखो भाई, अब रक्त से हड्डियों पर कैल्शियम चढ़ा रहे हैं, तो कैल्शियम जो अगर ज़्यादा चढ़ जाए, या रक्त में अब जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो पुनरावशोषण भी तो करना पड़ेगा, अलग अलग जगहों से कैल्शियम की पूर्ति करनी पड़ेगी ना, रक्त में डालना पड़ेगा, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है भाई। तो ये जो होता है वो क्या करवाता है, रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। बोन्स पर जो मतलब बोन्स पर कार्य करता है, मान लो ज़्यादा कैल्शियम चढ़ गया, उसको क्या करवाता है, अवशोषण करके दोबारा रक्त में डालता है। कौन, हमारा पैरेथ हार्मोन, या हम पैराथायरॉयड हार्मोन बोल सकते हैं। अब पीटीएच जो है हमारी वृक्क नलिका जो है, पीटीएच, है ना, उसमें से कैल्शियम का पुनरावशोषण करता है, तथा जो पचित भोजन है उसमें से भी कैल्शियम को अवशोषित करता है। और इसीलिए देखो इतना अवशोषण कर रहा है, हर जगह से पुनरावशोषण कर रहा है, इसीलिए इसे अति कैल्शियम हार्मोन, या इसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, कैल्शियम अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन, क्योंकि ये रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। अब ये देखो, ये कैल्शियम स्तर को, मतलब कि ये देखो, एक तो है थायरो कैल्सिटोनिन, ये क्या करवा रहा है, कैल्शियम की स्तर जो है रक्त से कम करवा रहा है, मतलब कि इसको स्तर को बोन पर चढ़ा रहा है, और ये जो है ये सारी जगह से पुनरावशोषण करके रक्त में डालना है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग का काम हो रहा है। तो थायरो कैल्सिटोनिन और ये जो हमारा पैराथायरोकैल्सिटोनिन या पैरेथ हार्मोन जो है, ये क्या करवा रहा है, शरीर, ये दोनों मिलकर शरीर में कैल्शियम को संतुलन बनाए रख रहे हैं ना, शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखते हैं। अब हम आते हैं थाइमस, छठी ग्रंथि हमारी कौन सी, थाइमस। अब ये थाइमस ग्लैंड जो है वो अरुस्थि, थाइमस याद रखना, थाइमस दिमाग में डाल लो, ये हमारे हृदय के ऊपर अरुस्थि स्टर्नम के पीछे फेफड़ों के बीच में स्थित पॉली युक्त संरचना है, और जिसमें से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, और जो कि लिम्फोसाइट का विभेदीकरण परिपक्वन करवाता है। अब टी लिम्फोसाइट होती है, ये क्या करवाएंगे, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र में काम आती है। अब ये प्रतिरक्षा का कार्य करेगी, ठीक है। और ये अगर मान लो वृद्ध अवस्था होती है, किसी ओल्ड एज, जैसे उम्रें जब हो जाती है, ओल्ड एज आ जाती हैं, तो उस वक्त थाइमस ग्लैंड में क्या होती है, जो थाइमस ग्लैंड है वो कमज़ोर होने लगे, उसका विघटन होने लगे, तो इसी कारण प्रतिरक्षा तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है, किसका, वृद्ध लोगों का, वृद्ध अवस्था में, ठीक है। तो इसी कारण प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, उसका भी विघटन हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं 7वीं ग्लैंड के ऊपर, कौन सी है, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हमने बोला है
एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड देखो भाई, ये क्या करेगी, सबसे पहले हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क में, है ना, प्रत्येक वृक्क के अग्र भाग में क्या स्थित रहती है, एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियाँ होती है। अब ये दो प्रकार से के किससे ऊतक से होती है, मतलब दो प्रकार अलग अलग होती हैं। एक तो कॉर्टेक्स रहता है, एक मेड्यूला रहता है। अब कॉर्टेक्स जो रहता है वो 3 भागों में रहता है। अब तो इतना तो पता लग गया ये कैसी पॉलीयुक्त संरचना है, जो कि हमारे यहाँ रहती है, सॉरी पॉलीयुक्त नहीं, हमारे शरीर के वृक्क के ऊपर, इसीलिए अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड बोला है। इसमें से क्या निकले, हार्मोन निकले, एड्रीनलिन निकलेगा, है ना, नॉर एड्रीनलिन, अभी हम देखेंगे। तो कॉर्टेक्स वल्कुट भाग रहता है, जिसमें तीन वल्कुट रहते हैं, मतलब 3 भागों में विभाजित रहता है। एक जोना जो वल्कुट है वो 3 भागों में रहता है, एक जोना ग्लैमेरुलोसा, एक जोना फेसिकुलेटा, और अंदर की जो सबसे अंदर होते हैं वो होती है जोना रेटिकुलरिस। जोना क्या नाम है, जोना ग्लैमेरुलस लोसा ना, ग्लेमेरुलोसा, जोना ग्लेमेरुलोसा, जोना फ्लेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। अब ये रेटिकुलरिस क्या है, तीसरी है इसके बाद, और फिर मेड्यूला मध्यांश आता है। तो सबसे बाहरी पर जोना ग्लेमेरुलस, सबसे पहले ये वल्कुट का काम क्या रहता है, ये संबंधित रहती है कॉर्टिकॉइड से। अब ये कॉर्टिकॉइड क्या होता है, ये फैट होते हैं, वसा होती है, वसा प्रकृति के हार्मोन होते हैं, जो कि क्या करवाएगा, वसाओं से संबंधित होगा, फैट से संबंधित होगा, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होगा। तो सबसे पहले जोना ग्लेमेरुलोसा, जो जोना ग्लेमेरुलोसा है, ये एक समूह हार्मोन इसमें पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं मिनरोला कॉर्टिकॉइड। अभी मिनरोला कॉर्टिकॉइड किससे संबंधित हो, मिनरल से, आयनों से संबंधित हो गए। तो इसमें से एक हार्मोन निकलता है, मेन हार्मोन के नाम हम पढ़ेंगे इसमें। इनमें एक मेन हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन मिनरेला कहाँ से निकल रहा है, कॉर्टिकॉइड से निकल रहा है। अब ये कहाँ है, जोना ग्लेमेरुलोसा, इस वजह से मैं बार बार कर रहा ताकि याद हो जाए। तो एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा, खनिजों के पुनः अवशोषण से संबंधित है, जैसे DCT से क्या करवाएगा, सोडियम का पुनरावशोषण करवाता है। कौन, हमारा ये एल्डोस्टेरोन। अब उसके बाद जोना फेसिकुलेटा, ये क्या करवा रहा है, देखो भाई, ये समूह बनाता है, कौन से, इसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पाए जाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब ग्लूको आ रहा है ना वर्ड, जो कि किससे संबंधित होगी, ग्लूकोज से। इनके बहुत सारे काम रहते हैं। इनका एक मेन हार्मोन रहता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल, कॉर्टिकॉइड से कॉर्टिसोल याद कर लो, है ना। एल्डोस्टेरोन ये भी दिमाग में बैठा लो, किससे याद कर सकते हैं, एल्डोस्टेरोन मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन निकाला है, जो कि क्या करवा रहा है, पुनरावशोषण करवाता है आयनों का, जिसमें सोडा, जैसे कि सोडियम को DCT से करवा रहा है। इस तरीके जोना फेसिकुलेटा से निकल रहा है क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक समूह है जो जिसमें से क्या निकल रहा है, हमारा कॉर्टिसोल निकला। अब ये कॉर्टिसोल के 3 काम रहते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे हार्मोन रहते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के अपचयन से संबंधित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अपचयन, और कार्बोहाइड्रेट का अपचयन होता है तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है। सबसे पहले जो कॉर्टिसोल होता है, पहला के अंदर ग्लूको क्या बनाता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कैसे बनता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, और ग्लाइकोजन का संश्लेषण मतलब बनाता है, उसके सहायक होता है। अब ये कॉर्टिसोल एक और काम करवाता है, क्या करवाता है, दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ग्लूकोज का नए तरीके से निर्माण करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और तीसरा RBC के निर्माण में भी उत्तरदायी होता है ये हमारा कॉर्टिसोल, जो कि भाग किसका है, हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि किसका भाग है, हमारे ये हार्मोन का समूह कहाँ मिल रहा है, जोना फेसिकुलेटा में। अब तीसरा आते हैं जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस संबंधित है सेक्स कॉर्टिकॉइड से, मतलब सेक्स से संबंधित या एंड्रोजन से संबंधित है ना। अब ये एंड्रोजन होते क्या है, नर और मादा में अलग अलग होते हैं। नर में जो एंड्रोजन्स होते हैं, है ना, वो संबंधित है DHEA से, और एक टेस्टोस्टेरोन से। अब ये टेस्टोस्टेरोन पे मतलब निर्माण करवाता है, क्या करवाता है, अब देखेंगे हम आगे जाके। DHE क्या होता है, देखो इसे हम कहते हैं डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, ठीक है, एंड्रोस्टेरोन, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। ये क्या करवाता है, ये जो भी हमारे जब वयस्क आदमी बन जाते हैं, तो जब दाढ़ी आती है चेहरे पर, तो उसकी जो आकार की पे जो निर्भर, मतलब कितनी दाढ़ी कैसे किस तरीके से आएगी, वो DHEA करवाता है। कौन, DHEA नियंत्रित करता है, जो कि कहाँ से निकला है, जोना, जो हमारी कहाँ से, रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस है, वहाँ से निकल रहा है। और ये कहाँ पर है, अधिवृक्क, जिसको हमने क्या बोला है, इस ग्लैंड को हमने क्या बोला है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। इससे याद कर लो कि इसमें से हार्मोन कौन से निकल रहा है,
एड्रीनेलिन है ना, एड्रीनेलिन निकला। अब कहाँ एड्रीनेलिन निकला, देखो मेड्यूला, इसमें बहुत सारे हार्मोन निकले जो कि मेन मध्यांश में मेड्यूला है, उसमें से 2 हार्मोन निकले, एक एड्रीनेलिन एक नॉर एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन को हम नेफ्रिन भी एपिनेफ्रिन बोलते हैं और नॉर एड्रीनेलिन को हम नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। अब ये करता क्या, देखो इसे हम 3F हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन, मतलब कि FFF हार्मोन, जिसमें कि फाइट फ्लाइट फियर होता है, फियर फ्लाइट फाइट होता है, ठीक है। और ये मतलब कि कब हार्मोन निकलते हैं, जब विशेष परिस्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति आपातकालीन जिसमें लड़ना हो गया, भागना हो गया, डर हो गया, या ऐसी कोई बेचैनी वाली अवस्था हो गई, उस वक्त ये हार्मोन निकलता है। और ये कहाँ से निकलता है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड, जो कि कहाँ स्थित रहती है, किडनी के ऊपर, वृक्क के ऊपर स्थित रहती है, वहाँ से ये हार्मोन निकल रहे हैं ना, जो कि आपातकालीन स्थिति में स्रावित होते हैं। और इसके जो हमारे एड्रिनल हैं, ये नॉर एड्रिनलिन है, एपिनेफ्रिन या नॉर एफ्रिन नाम दिया, ये इसके समूह होते हैं कैटिकोलेमाइंस, हम इसे कहते हैं कैटिकोलेमाइंस। ये अभी याद करने की, चलो कैटिकोलेमाइंस याद कर लो ना, मेड्यूलर से निकल रहा है। तो अभी हमने इतनी चीज़ें देखी हैं, ठीक है।